में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में सोचना और सीखना। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के टॉपिक वाइज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले वाले जो वीडियो थे वो भी आपको काफ़ी अच्छे लगे। अभी है पहला क्वेश्चन इस टॉपिक का, शिक्षक अपने छात्रों से किसी विषय पर उनके अवबोधनात्मक स्तर को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र बनाने को कहते हैं। वह छात्रों की स्मृति को जगा रहे हैं, रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, छात्रों की मुख्य बिंदुओं पर सार संक्षेप पर लिखने की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं, या फिर छात्रों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शीर्षक विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई टीचर है वो बच्चों से बोलता है कि किसी भी विषय पर खुद सोच करके यानी कि अपने अवबोधनात्मक स्तर को अपने मन में प्रतिबिंबित करते हुए एक संकल्पनात्मक मानचित्र बनाइए। तो इसमें वो क्या कर रहे हैं, ऐसी जो गतिविधि होती है उसमें क्या होता है, उसमें अधिगम का मूल्यांकन होता है। तो जिस गतिविधि में अधिगम का मूल्यांकन शामिल हो वहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 है कि वो शिक्षक रचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। अभी है क्वेश्चन नंबर 2, छात्र फैशन शो को देखकर मॉडलों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है प्राथमिक अनुकरण, द्वितीयक अनुकरण या फिर गौड़ अनुकरण, सामाजिक अधिगम या फिर सामान्यीकरण। जब बच्चे कोई फैशन शो को देखते हैं उसके बाद उसमें जो मॉडल हैं उनको फॉलो करने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। तो बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसके अनुसार अधिगम संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो अवलोकन द्वारा होती है। अवलोकन मीन्स देख करके जो प्रक्रिया होती है उसे अधिगम बोलते हैं, ऐसा बोला है बंडूरा के सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में। तो बंडूरा ने अपनी धारणा का समर्थन करने के लिए बोबोडोल प्रयोग का आयोजन भी किया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 है कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का अनुकरण कहा जा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक छात्र अध्याय के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका दृश्य निरूपण करती है और अध्याय के अंत में अपने मन में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही है, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास से रणनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रही है, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर केंद्र बिंदु विधि का उपयोग करने की कोशिश कर रही है। कोई एक छात्र है वो कोई चैप्टर को जब पढ़ती है तो उसके जो मेन पॉइंट है उन्हें अंडरलाइन करना या फिर उन्हें हाईलाइट करना, उसका दृश्य निरूपण करना, और जब चैप्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद अपने मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में पता करना या पूछना, यह सब करती है। तो वह इन चारों में से क्या कर रही है आपको बताना है। स्वविनियमित अधिगम व्यक्ति के कार्यों की निगरानी, निर्देशन और विनियमन करने में सहायता करता है, जिससे सूचना प्राप्त करने में और आत्म सुधार में सहायता मिलती है। यानी कि विचारों के संगठन द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने का प्रयास कर रही है। वो जो छात्र है वो अपने विचारों के जो संगठन है उसके द्वारा जो खुद का जो चिंतन है उसको एक डायरेक्शन देना है, निर्देशित करने का प्रयास कर रही है। बाकी के 3 पॉइंट से ये पहला पॉइंट सही होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, रचनात्मकता आमतौर पर जुड़ी होती है अभिसारी सोच से, अलग सोच से, मॉडलिंग से या फिर अनुकरण से। जो रचनात्मकता है वो किससे जुड़ी होती है। रचनात्मक बच्चे होते हैं उनको प्रतिभाशाली बच्चा भी माना जाता है। तो ऐसे बच्चों का जो लक्षण है वो अभिसारी चिंतन है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है कि अलग सोच से, ऑप्शन नंबर 3 है मॉडलिंग और ऑप्शन नंबर 4 है अनुकरण। ये तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है अभिसारी सोच। जो रचनात्मकता है वो आमतौर पर अभिसारी सोच से जुड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप प्रभावी ढंग से कैसे सीख सकते हैं। पढ़ने में अधिक समय व्यतीत करके या लिखने में अधिक समय व्यतीत करके, हमारी इच्छाओं को समझना, या आवश्यकता और अपागम के अनुसार अपने अध्ययन की आदत का निर्माण करना। तो प्रभावी ढंग से कैसे सीखना है, तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही होगा। आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपने अध्ययन की आदतें अपनाने का अर्थ ऐसी तकनीकों का चयन करना होता है जो हमारे लिए काम करें। इससे प्रभावी ढंग से अधिगम में सहायता मिलती है।
तो प्रभावी ढंग से सीखने के लिए आवश्यकता और उपागम के अनुसार अपने अध्ययन की आदत का निर्माण करना होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए बच्चे को निम्नलिखित में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? बच्चा, मशीन, मनुष्य या परिपक्व व्यक्ति। अगर अपनी खुद की पहचान बनानी है तो बनाने के लिए बच्चे को निम्न में से स्वयं को क्या समझना चाहिए? तो अपनी पहचान स्थापित करते समय खुद को मनुष्य समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। यह अत्यधिक मौलिक विचार प्रतीत हो सकता है, लेकिन सामाजिकरण की प्रक्रिया के कारण बच्चे के व्यवहार में कई बदलाव देखे जा सकते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन चारों में से किसके दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं? विद्यालय पूर्व, माध्यमिक विद्यालय पूर्व, माध्यमिक विद्यालय के दौरान, या प्राथमिक विद्यालय के दौरान, या फिर मध्य वयस्कता के दौरान बच्चों को अक्सर अपनी क्षमताओं के विषय में असाधारण विचार होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, वो है विद्यालय पूर्व। यानी कि विद्यालय पूर्व की जो अवस्था होती है उसमें कोई बालक अपनी वास्तविक क्षमताओं के बारे में इतना नहीं जानता है कि उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, इसलिए इस दौरान बच्चों में अक्सर अपनी क्षमताओं को लेकर असाधारण विचार आते रहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन चारों में से किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व का प्रदर्शन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञानेंद्रिय अवस्था इसका सही ऑप्शन है। कैसे? कि वस्तु स्थायित्व ऐसे ज्ञान को बतलाता है कि कोई वस्तु मौजूद है भले ही उस समय दिखाई न दे, और यह सब संज्ञानात्मक विकास के ज्ञानेंद्रिय अवस्था की विशेषता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, क्योंकि वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है? वो ऐसी बात को, ऐसे ज्ञान को वो संदर्भित करता है कि कोई वस्तु मौजूद है, चाहे वो हो या ना हो। तो ये सब कब होता है? संज्ञानात्मक विकास के ज्ञानेंद्रिय अवस्था की यह विशेषता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षार्थियों ने जो कुछ पहले सीखा है उसकी पुनरावृत्ति या रिपीट या फिर याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह किसी भी कक्षा अनुदेश के लिए सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यह पुराने पाठों को दोहराने का प्रभावी तरीका है, या इससे शिक्षार्थियों की स्मृति बढ़ती है, जिससे उनका अधिगम सुदृढ़ होता है। अगर कोई शिक्षार्थी है, उसका जो वर्तमान अधिगम है वह उसके पिछले अधिगम से संबंधित हो, तो शिक्षार्थी के लिए समझना बहुत ही आसान हो जाता है। इससे शिक्षार्थी आसानी से कोई भी निष्कर्ष पर पहुंच जाता है और उस विषय के संबंध में अपने विचार भी तैयार कर लेता है। इसीलिए उसकी पुनरावृत्ति या याद करने में सहायता करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है कि नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। पूर्व ज्ञान कब पता होगा? जब हम उसे पढ़ेंगे, उसको रिपीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, जब एक बालक एक जानवर को कुत्ते के नाम से जान जाता है तो वह सभी 4 टांगों वाले जानवरों को कुत्ता कहने लगता है। इसे क्या कहा जाता है? स्कीमा, अनुकूलन, समायोजन या आत्मसातीकरण। यानी कि किसी बच्चे को जब मालूम चल गया कि ये जो कुत्ता है उस जानवर का नाम कुत्ता है, फिर वह जितने भी 4 टांग वाले जानवर हैं वो कुत्ता कहने लगता है। तो इस प्रक्रिया को या इसको क्या बोल सकते हो आप? इसे बोलते हैं आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण प्रक्रिया में होता क्या है कि वर्तमान विचारों के साथ नई सूचना को शामिल किया जाता है। इसमें मानसिक रूप से निर्देशित हमारे व्यवहारों या फिर योजनाओं को परिवर्तित किया जाता है, और जब हम नई सूचना या अनुभवों को प्राप्त करते हैं तो उसे हम बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 आप समझ गए, आत्मसातीकरण। दोस्तों ये तो थे 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से या इस टॉपिक से। इस टॉपिक में आपको टोटल क्वेश्चंस में से कितनों के आंसर अपने आप आ रहे थे या फिर मेरे आंसर से मैच किए, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कितने आपने आंसर सही दिए। इसके बाद का जो अगला टॉपिक है दोस्तों, वो है शिक्षण और अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं। उस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग ज़रूर देखिए वीडियो और अपने अनुसार उन क्वेश्चंस को रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।